Assalamu alaikum. Now we will have the discussion on the chemical properties of the boron family, and I will be starting from the boron, and then we will be discussing the different properties of the boron and the different members. So let's have a discussion on first what I will do is पहले मैं extraction of boron आपको दिखाऊंगा, उसके बाद boron के related different types of reactions will be discussed with respect to boron and other of the members. So let's have a discussion on extraction of boron. Extraction of boron. Extraction of boron. बोरान जो है इसको हम obtain करते हैं mainly by two what we say as holes. One is called as borax. Another one is called as colomenite. This is called as colomenite. Now borax is actually Na2B4O7 10 times H2O, which is also called as stirical. This is named as stirical. And another is that's called as colomenite, that's calcium based, that is Ca2B6O11 5 times H2. ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बोरेक्स जो सबसे ज्यादा यूज होता है, तो बोरेक्स से हम बोरॉन कैसे ऑब्टेन करते हैं, फिर मैं इसका भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, और अगर आपको ये आता है तो ये आपको खुद ही आएगा, और उसके बाद हम डिफरेंट कंपाउंड्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द बोरॉन को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन फर्स्ट ऑन द बोरेक्स. बोरेक्स पे हम इस बोरेक्स से हम कैसे इसको ऑब्टेन करें, लेकिन बोरेक्स को डिस्कस करने से पहले आई विल ट्राई टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बोरेक्स. बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, क्योंकि कभी कभार जो है बोरेक्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछा जाता है. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरेक्स. सो वी विल हैव द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स. स्ट्रक्चर ऑफ द बोरेक्स. बोरेक्स जो है इट्स एन इंटरकनेक्शन ऑफ there are interlinked boron atoms with oxygen atoms, like we have, जैसे हमारे पास यहाँ पे बोरॉन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, then there is boron, boron, there is oxygen, oxygen, and then there is boron. और हर किसी बोरॉन पे एक OH, one OH, this is another OH, and this is another OH, and this is another OH. इसके बगैर जो बोरॉन और बोरॉन ये है, इसके बीच में इंटरलिंक बोरॉन है, एक ऑक्सीजन. और बोरॉन अगर हम इसको देखेंगे, ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन, both are what we say as sp2 haplides. they are sp2 haplides. while as अगर आप इस बोरॉन को देखोगे, ये वाला बोरॉन जो है और ये वाला बोरॉन जो है, this is sp3 haplides. so पहली बात है, अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछा जाएगा कि बताइए यहां पे दो तरह के बोरॉन एटम्स हैं, वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अनदर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, टू एटम्स ऑफ द बोरॉन आर एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड टू आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ बोरॉन को अगर चार बॉन्ड्स होते हैं कहीं पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा. तो दो बोरॉन जो होते हैं इसमें वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे इसके साथ जो है यहाँ पे दो सोडियम्स अटैच होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूं, एक Na पॉजिटिव यहाँ पे और दूसरा Na पॉजिटिव यहाँ पे. ठीक है, Na पॉजिटिव यहाँ पे. और उसके बगैर जो है इसके बगैर जो है ये A times H2O होता है. दिस इज A times H2O. सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज द बोरेक्स. द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बोरेक्स इज एक्चुअली देयर आर 8 टाइम्स वाटर, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि 10 टाइम्स वाटर, बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट बोरेक्स जो होता है इसमें 8 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन. एंड इसमें अगर हम देखेंगे बोरेक्स को, अगर हमारे पास बोरेक्स है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जैसे कि आपके टेक्स्ट में लिखा है, तो आई कैन राइट इट एज हमारे पास B4 है,
अगर मैं ऑक्सीजन को देखूंगा इसके बगैर, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बगैर, तो मैं ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाले इंटरलिंक्ड वाले हैं, इसमें 1 इज देयर, 2 इज देयर, 3 इज देयर एंड 4 इज देयर। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास हैं। सो देयर आर 1 मोर इज देयर, ये वाला बीच वाला, दिस इज, सो आई राइट B4O5। तो 5 इंटरलिंक्ड ऑक्सीजन है जो कि बोरान और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और उसके बाद हमारे पास 4 OH है, यानी मैं OH होल 4 ऐसे लिखूंगा, लेकिन ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज अगर आप देखोगे 2 बोरॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसको नेगेटिव ऐसे कर देता हूं, -2 कर देता हूं। तो -2 के साथ मैं Na+ यहां पे जोड़ दूंगा, यानी सोडियम, और उसके बाद हमारे पास H2O कितने टाइम्स, H2O जो है 8 टाइम्स वाटर में है। So this is a complete structure of what's called the borax. So borax is sometimes written as this. तो यहाँ से ये -2 जो है, -2 2 बोरॉन्स पे होता है, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर। This is the structure that goes through. So the complete structure of the borax is as it's B4O5 OH whole 4 -2. There will be 2 sodium atoms and it's 8 times water. Is it clear? So this is the complete structure of the borax. That's that. Now, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां से अब कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम बोरान, बोरान को हम कैसे ऑब्टेन करें। So let's have a extraction of the boron from there. देखो, अगर हमारे पास Na2B4O7 10 times H2, अगर मैं इसको हीट करूंगा, if I will heat this, तो ये देखा जाए कि अगर हम इसको हीट करेंगे, हीट करने पे जो ये वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, असल में आपने ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर देखा है, तो ये 10 टाइम्स वाटर जो है, यूजुअली जिनमें वाटर जो अटैच्ड वाटर होता है वो बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं तो 10 टाइम्स वाटर जो है वो बाहर निकलता है, तो आपको N2B4O7 बनता है, प्लस आपको 10 टाइम्स H2। Is it clear? This is what is formed. और उसके बाद अगर हम देखेंगे Na2B4O7 जो है, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे, if I will treat this with HCl in presence of water, acid in presence of water, तो यहां से देखिए ये सोडियम जो है ये रिप्लेस हो जाता है, कंप्लीट, it will get replaced with the Cl। ठीक है, रिप्लेस होने के बाद यहां से Cl के साथ रिप्लेस होगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहां पे इसको कैटायन एक्सचेंज हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। तो आपको यहाँ पे असल में जो आपको स्ट्रक्चर है, यहां से जो है आपको 2 टाइम्स H3BO3 मिलेगा, यानी आपको बोरिक एसिड मिलेगा। You will get what? बोरिक एसिड प्लस you will get NaCl, आपको NaCl यहां से मिलेगा और आपको बोरिक एसिड मिलेगा। समझ आ गई बात? तो यहां से आपको बोरिक एसिड मिलेगा। अब अगर हमारे पास बोरिक एसिड है, यानी H3BO3 है, अगर हम इसको और हीट करते हैं तो यहां से फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके HbO2 यानी -H2O यहां से हो जाएगा, यानी इसमें से वाटर निकलेगा तो -H2 हो जाएगा, तो ये बनेगा HbO2। इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज द बोरिक एसिड, एंड दैट वन इज कॉल्ड एज मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मेटाबोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड के बाद जब हम वाटर ये निकालेंगे तो अगर दो ही एसिड्स है, एक को हम बोलते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो वाटर रिमूव करने के बाद बनेगा दैट्स कॉल्ड एज मेटा। दिस इज कॉल्ड एज, मैंने आपको इससे पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी पढ़ा है, वहां पे भी हम 1 यूनिट से जो है वाटर निकालते हैं, हम 2 यूनिट से वाटर निकालेंगे तो देन इट्स कॉल्ड एज द पायरो व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स लेते हैं, मान लीजिए मैं यहां पे 2 टाइम्स इसको कर देता हूं, तो अगर मैं यहां से फिर से इसको हीट करूंगा तो फिर से आप वाटर निकालेंगे, यू विल गेट हियर अगेन द वाटर, और जब आप वाटर निकालेंगे तो आपको B2O3 प्लस H2O मिलेगा, और अगर हमारे पास B2O3 बन गया, इफ आई एम गेटिंग द B2O3, और अगर हम B2O3 को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको जनाब बोरान प्लस
MgO मिलेगा। दिस इज हाउ वी आर ऑब्टेनिंग द बोरॉन फ्रॉम व्हाट्स कॉल्ड एज द बोरेक्स। इज इट क्लियर? और बात समझ में आई? तो आप बोरेक्स को पहले हीट कीजिए, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव कीजिए, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइज करके जो इसका सोडियम है दैट्स रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एंड यू आर गेटिंग बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से आप वाटर निकालेंगे तो मेटाबोरिक एसिड, देन यू टेक द 2 टाइम्स बिकॉज़ वाटर निकालने के लिए आपको उसको 2 टाइम्स लेना ही है, तो यू विल गेट व्हाट वी से एज द बोरॉन का आपको ऑक्साइड मिलेगा। और बोरॉन के ऑक्साइड को अगर आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे तो यू विल गेट व्हाट वी से एज प्योर क्रिस्टलाइन बोरॉन इन इट्स ऑब्टेन। इज इट क्लियर? समझ आया? तो ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग प्योर बोरॉन फ्रॉम व्हाट्स कॉल्ड एज बोरेक्स। द प्रोसेस गोज एज, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको थोड़ा बोरेक्स के स्ट्रक्चर जो है वो उस पे देखना है, कितने एटम्स है, इंटरलिंक्ड ऑक्सीजन्स कितने हैं, नेगेटिव चार्ज कहां पे, कितने एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर आप इस प्रोसेस को भी थोड़ा देख सकते हो। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस द व्हाट वी से एज द बोरेक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ यू कैन हैव दिस फर्स्ट। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मान लीजिए आपके पास कैलामाइट है, जैसे आपके पास C2B6O11 5 टाइम्स H2 है, आपको यहां से बोरॉन ऑब्टेन करना है, तो क्या करेगा? पहले हीट करेंगे, यू विल हीट दिस। हीट करने से क्या हो जाएगा? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड, you will get calcium 2B6O11, ठीक है। और इसको अगर ट्रीट करोगे Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी इसको आप अल्कलाइन मीडियम्स के साथ ट्रीट करोगे तो सीधे यहां से रिप्लेसमेंट होगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस आपको हमारे पास जो है Na2B4O7 मिलेगा और प्लस NaBO2 बनेगा, यानी जो है सोडियम मेटाबोरेट आपको बनेगा। सोडियम मेटाबोरेट को अगर आप फिर से क्या बोलते हैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो यह क्या बोलते हैं Na2CO3 के साथ ट्रीट करोगे, Na2CO3 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको फिर से अल्कलाइन मीडियम में आपको Na2B2O7 यहां से मिलेगा। समझ आ रही बात? आपको फिर से मिलेगा अगर आप इसको अल्कलाइन, तो आपको ये यूनिट्स मिल रहे हैं, दैट मींस यू आर गेटिंग येट अगेन Na2B4O7। Na2B4O7 जो है ये वही है जो आपने वहां से ऑब्टेन किया और इसको सिमिलर प्रोसेस हो जाएगा जैसे कि इसको हम पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वाटर, आपको बोरिक एसिड मिलेगा, बोरिक एसिड को आप हीट करोगे आपको मेटाबोरिक एसिड मिलेगा, मेटाबोरिक एसिड के 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे, B2O3 बनेगा और उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे तो आपको सिंपल बोरॉन मिलेगा। दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग द बोरॉन फ्रॉम द व्हाट वी से एज इट्स सोर्स। इज इट क्लियर? So this is how the boron is obtained. Now this is the extraction of the boron and what we say as the borax. Now we have the different types of the properties. Like अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे पास जो है इस फैमिली के हैलाइड्स, यानी यदि आपने बोरॉन ऑब्टेन किया तो ये हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। हमारे पास एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, तो ये बोरॉन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, इनके हैलाइड्स कैसे, समझ आ रही बात? तो हैलाइड्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें बोरॉन अगर आपने ऑब्टेन किया, मान लीजिए इसको आप हैलाइड्स के साथ ट्रीट करेंगे तो बोरॉन के कौन कौन से हैलाइड्स होंगे? वन इज BF3, another is BCl3, another is BBr3 and another is Bi3। समझ आ रही बात? अब अगर हम इन दो को देखेंगे, these two are gases, this one is liquid and this one is solid।
अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे हमारे पास BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, तो Bi3 है। तो इसका मतलब यह है कि नीचे जाने पे जो स्टेट चेंज हो रहा है, ये इट विल बी बिकॉज ऑफ द वन डर वाल्स फोर्स। तो जितना बड़ा होगा उतना वन डर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा, उतना स्टेट चेंज होगा फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज दैट, आपने केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी पढ़ा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है जनाब कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, जैसे मेरे पास BF3 है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन, ठीक है। अब ब्रोमीन जो बोरान जो है वो सेंट्रल एटम है, और अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि हमारे पास 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ठीक है। यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो देयर विल बी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर टू हियर, और उसके बाद ये ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, यानी इक्विवेलेंट सेट्स बनेंगे, एक जैसे ऑर्बिटल्स ही बनेंगे बिकॉज़ इक्विवेलेंट सेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये ऑर्बिटल जो है यानी 2pz, सो इट विल रिमेन एम्प्टी, this will remain empty and they will form sp2 sp2 sp2, क्योंकि s एक जब दो पीस के साथ कंबाइन होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा। सो वन ऑफ द ऑर्बिटल इज एम्प्टी, ठीक है। सो दिस इज sp2 overlapping with the fluorine, sp2 overlapping with fluorine, sp2 overlapping with fluorine. I will say that this is a simple orbital in which sp2 orbital of the boron is overlapping with 2pz orbital of the fluorine. Now there is one vacant orbital, ठीक है, एक vacant orbital है जिसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, I can show it like this, and there is lone pair of electrons like this. There are lone pair of electrons. अब इन lone pair of electrons को क्या हो रहा है कि ये lone pair of electrons होते हैं, ये भी pure orbital में होते हैं, तो यहां से back donation होती है, यानी यहां से लेके यहां तक back donation हो सकती है, यहां बैक डोनेशन हो सकती है, यहां बैक, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके बने। तो एक स्ट्रक्चर जो है जो मैंने बनाया है, एक तो ये होगा, दूसरा आपको F B F और F ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि बैक बॉन्डिंग है। सो दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम, दिस इज अ p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिसका एक लोब ऊपर दूसरा लोब नीचे होगा, तो यहां से जो है इसका लोन पेयर, जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये बैक डोनेट हो जाए, तो यहां से बैक डोनेशन तीनों फ्लोरीन्स की पॉसिबिलिटी है। और उसका मतलब ये है कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी समहाउ लाइक दिस। इनका एवरेज स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा, ये ऐसे होगा डॉटेड लाइंस की वजह से, दिस विल बी द डॉटेड एंड दिस विल बी डॉटेड, बिकॉज़ जब हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो ऐसे होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि यहां से जो फ्लोरीन होता है यानी BF3 में, there is a back bonding phenomena from the filled orbital of fluorine to the vacant orbital of boron. Is it clear? तो यहां से अगर हम देखेंगे सबसे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग जो है, हमेशा याद रखिए, ये है 2p यानी सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सो इट्स द element belonging to second period and this is the element belonging to second period also. तो यहां से second period जो है बैक डोनेशन हो रही है, और जबकि वो जो कि सबसे स्ट्रॉन्गर होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बोरान होता है, बोरान इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसका जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है वो काफी कम रहता है, यानी वो काफी कम होता है, और उसकी वजह से यहां पे अगर हम बात करेंगे, अगर ये एक्सेप्ट कम करे, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूं। एवरेज का मतलब है फ्लोरीन जब डोनेट करेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इन सब स्ट्रक्चर्स का एवरेज जो है, एवरेज का मतलब है, देखो यहां पे डबल, यहां पे इसका सिंगल है, तो इन दो का एवरेज जब मैं निकालूंगा तो दैट विल बी neither of the structures, that will be always intermediate between the two structures. So because of that we say that there is a donation of electrons from filled orbital of fluorine to vacant orbital of fluorine, and this is actually called as back donation. So this is called as back bonding भी हम इसको बोल सकते हैं, और there is a phenomena of back bonding, और उसकी वजह से लिविस एसिडिटी है,
जो बोरॉन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास मान लीजिए BF3 है, हमारे पास BCl3 है, हमारे पास BBr3 है, हमारे पास BI3 है, सबसे एक्सेप्टिंग टेंडेंसी किसको ज्यादा होगी? क्या इसको होगी, इसको होगी, इसको होगी कि इसको होगी? मुझे बताओ। बोरॉन बैक डोनेशन जब हो जाएगी हैलोजन से बोरॉन के ऑर्बिटल में, तो उसकी वजह से बोरॉन विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इफ समथिंग बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच व्हाई शुड इट एक्सेप्ट? तो बोरॉन की जो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाती है बैक बॉन्डिंग की वजह से, और उस वजह से यहां पे आयोडीन सबसे कम डोनेट करेगा। अब यहां पे ये नहीं बोलेगा कि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी वजह से ज्यादा डोनेशन होनी चाहिए, नहीं। असल में बैक डोनेशन में हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं, फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं आती है, यहां पे आपको देखना है कि कंपरेबल ऑर्बिटल्स कहां पे है। कंपरेबल ऑर्बिटल सबसे ज्यादा बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में है, उसकी वजह से इफेक्टिव बैक डोनेशन होती है, और इफेक्टिव बैक डोनेशन की वजह से यहां पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनते हैं और बोरॉन की जो लिविस एसिडिटी है वो कम हो जाती है, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो Bi3 में है। तो इसका मतलब ये है कि Bi3 का लिविस एसिडिटी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे लिविस एसिडिटी की बात करूंगा, लिविस एसिडिटी में सबसे ज्यादा Bi3 है, then it's BBr3, then it's BCl3 and then it's BF3। ठीक है, और ऑर्डर इसलिए रिवर्स होता है क्योंकि दिस इज शेप्ड बाय बैकबोन ना। अगर आपसे पूछेगा कोई सवाल कि मुझे बताओ बोरॉन के हैलाइड्स में यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन सेंट्रल एटम की क्या होती है, आप बोलेंगे sp2। उसके बाद आपको बोलेंगे कि बोरॉन के हैलाइड्स आर सरप्राइज्ड बाय द फिनोमेना बैक डोनेशन। बैक डोनेशन कहां से कहां होती है? From the filled orbital of fluorine to the vacant orbital of what we say as boron। सबसे इफेक्टिव बैक डोनेशन कहां पे होती है? सबसे इफेक्टिव बैक डोनेशन वहां पे होती है जहां पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल और फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में जो गैप है दैट इज लेस। अगर ये गैप ज्यादा बढ़ता है तो ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां से बैक डोनेशन कम हो जाती है, इफेक्टिव ओवरलैप ऑर्बिटल्स का नहीं होता है, उसकी वजह से सेंट्रल बोरॉन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी। तो उसका मतलब है कि लिविस एसिडिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा ग्रेटर होगी Bi3 में, फॉलोड बाय BBr3, फॉलोड बाय BCl3। तो ये हुई एक बात, यानी लिविस एसिडिटी का मामला। दूसरा मामला हमारे पास ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी हैलाइड को आपको दूंगा और उसके बाद आपको बोलता हूं कि जनाब यहां से प्रोडक्ट बताइए क्या है। मान लीजिए मैंने आपको दिया BCl3, मैं आपको बोलता हूं कि जनाब वाटर डाल दो, जरा मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। ऑलरेडी आपने पढ़ा है, यहां पे आपको सिंपली बोलना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। BCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो आप डायरेक्टली +3 वाला एसिड एक ही है इसमें, दैट्स H3BO3 बनाएंगे। और आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि BF3 जो है उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं होती है क्योंकि वहां से HF बनता है, HF बनने के बाद उसमें कंप्लेक्सेशन होती है। अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 में से एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, 3 मॉलिक्यूल्स कंप्लेक्सेशन में जाते हैं। कंप्लेक्सेशन प्रोसेस काफी फास्ट होता है। तो अगर हम बोरॉन हैलाइड्स को हाइड्रोलाइज करेंगे, you will get what's called as boric acid. Is it clear? So all boron halides are hydrolyzed actually, and they are forming actually boric acid upon reacting with the water. Boric acid को अगर आप वाटर निकालेंगे तो मेटाबोरिक एसिड बनेगा। मेटाबोरिक एसिड के 2 यूनिट्स को अगर आप हीट करोगे तो B2O3 बनेगा। B2O3 को अगर आप मैग्नीशियम डालोगे तो आपको बोरॉन मिलेगा। बोरॉन को अगर आप हैलोजन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको फिर से BX3 बनेगा। Is it clear? This is how we go for the conversions and the different important aspects of what we say as an inorganic chemistry. Is it clear? Now the next one is that we have halides of aluminium। जैसे कि हमारे पास AlF3 है, AlCl3 है,
AlBr3 है और Al जो है हमारे पास Ali3। ठीक है, अब ये अगर हम यहां पे इसको देखें एल्युमिनियम क्लोराइड, मुझे बताओ इसका नेचर कैसे होगा, बॉन्ड सब प्रेडिक्ट करके मुझे बताइए। यूजुअली जो फ्लोराइड्स होते हैं ना, फ्लोराइड्स आर यूजुअली आयनिक, रिमेंबर दिस, फ्लोराइड्स में आयनिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, तो इसका नेचर जो है वो आयनिक है। ठीक है, काफी ज्यादा लेस एनर्जी है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है बिकॉज़ आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्युमिनियम फ्लोराइड का नेचर जो है दैट्स आयनिक, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बाकी जो हमारे पास हैलाइड्स है दे आर एक्चुअली कोल्ड, दे आर एक्चुअली कोल्ड। अब इन हैलाइड्स की अगर हम बात करेंगे, इनमें से जो हमारे पास हैलाइड है दैट्स AlCl3। AlCl3 एक ब्रिज मॉलिक्यूल, इसके पास जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो यू कैन राइट इट एज, देखिए Cl और यहां पे Cl ऐसे AlCl3, और यहां पे एक और हमारे पास है AlCl, देन इट्स Cl and Cl। होता यह है कि हमारे पास क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स है, इसके पास भी 3 लोन पेयर्स है, और एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल। समझ आ रही बात? ये बात याद रखें, अगर किसी एक मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होती है तो डायमराइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो उसमें डायमराइजेशन चांस बहुत हो जाता है। यानी उसमें अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, आपस में उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है बैक बॉन्डिंग की, तो उससे डायमराइजेशन फिनोमेना जो होता है फेवर होता है। अब जब आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ी है तो उसमें आपने ये सीखा होगा कि बैक बॉन्डिंग सबसे इफेक्टिव होता है, उसमें एक एलिमेंट जो है वो सेकंड पीरियड से होना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट या तो सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड से होना चाहिए। अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, यानी मान लीजिए कहीं पे आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट नजर आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, और अगर फिर थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड है तो फिर से वो है लेस इफेक्टिव। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा और इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर बैक बॉन्डिंग ऐसे नहीं होती तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इस पे होता है, यानी यहां से सिग्मा डोनेशन होती है और यहां से सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग फेवर नहीं है तो डायमराइजेशन का फिनोमेना होता है, और दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्डिंग। This is named as what's called as the bridge bonding, and it's a type of coordinate bond. So this is called as the bridge bonding. So you will find it as aluminium जो है यहां से Cl, यहां से Cl, और उसके बाद Cl यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेके Al, फिर यहां पे Cl, और फिर इसका Cl जो है ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनको लेंथ्स को देखोगे, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, इसका लेंथ जो है ये वाला टर्मिनल क्लोरीन्स हो, दिस टर्मिनल क्लोरीन्स जो है, टर्मिनल क्लोरीन्स आर शॉर्टर, ये शॉर्ट होंगे, दे आर शॉर्टर, व्हाइल जो ब्रिजिंग क्लोरीन्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है लॉन्गर होती है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें बॉन्ड्स के नेचर में डिफरेंस है, समझ आ रही है? और अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है जनाब यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और ये भी यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर AlCl3 है, ये डायमराइज होके Al2Cl6 बनता है upon dimerization, and there is a coordinate bond that's formed from chlorine to aluminium that leads to the phenomenon of dimerization. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे जो डायमराइजेशन का फिनोमेना है, क्या वो आयोडीन के लिए भी फेवर्ड है? नहीं। डायमराइजेशन फिनोमेना में हमेशा याद रखिए फ्लोरीन जो है ये इफेक्टिवली
मॉलिक्यूल्स को डायवराइज कर सकता है, क्योंकि अगर आप यहां पे ब्रोमीन डालेंगे या आयोडीन डालेंगे तो उसकी वजह से देखिए एल्युमिनियम के बीच में क्लोरीन है, अगर आपके एटम का साइज बढ़ा है, दो चीजें उससे होगी, एक तो इफेक्टिव डोनेशन नहीं होगा और दूसरा अगर ये बीच में रहेगा तो उसकी वजह से साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो स्टीरिक रिपल्शंस भी बढ़ेंगे। स्टीरिक रिपल्शंस बढ़ने की वजह से यहां पे जो है डाइमराइजेशन फिनोमेना नहीं हो जाए। तो यूजुअली जहां पे क्लोरीन होता है, जैसे SN2 हमारे पास है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा मान लीजिए SnCl2 है, तो SnCl2 के केस में भी आपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होने की वजह से इसमें डाइमराइजेशन फिनोमेना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्डिंग। समझ आ रही है बात? बहुत सारे क्लोरीन के जैसे SnCl2 हमारे पास है, BeCl2 हमारे पास है, इसमें भी डाइमराइजेशन ब्रिज बॉन्डिंग होती है क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन बिल्कुल वैसे ही डोनेट कर देता है। समझ आ रही बात? हमारे पास FeCl3 है, इसमें भी डाइमराइजेशन होती है। हमारे पास ICl3 है, इसमें भी डाइमराइजेशन होती है। तो यूजुअली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ब्रिज बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, जैसे कि ब्रिज बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन ये यूजुअली क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में जहां पे क्लोरीन जो होते हैं, जहां पे क्लोरीन होता है वहां पे पॉसिबिलिटी रहती है कि ब्रिज बॉन्डिंग होती है, और ब्रिज बॉन्डिंग से डाइमराइजेशन फिनोमेना या पॉलीमराइजेशन फिनोमेना फेवर होता है। समझ आ रही? तो जहां पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम है वहां पे मॉलिक्यूल अपने ब्रिज बॉन्डिंग को एक्सटेंड करता है और उसकी वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ब्रिज बॉन्डिंग की वजह से यहां पे दो तरह की बॉन्ड लेंथ्स होती है। एक बॉन्ड लेंथ वो होती है जो शॉर्टर होती है और दूसरी ये वाली शॉर्टर होती है, ये वाली लंबा होती है, जिससे कि हमें नेचर ऑफ बॉन्ड्स पता चलता है। और समझ आई बात? तो AlCl3 में हमारे पास ब्रिज्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यूजुअली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में जिनमें क्लोरीन होता है उनमें ब्रिज बॉन्डिंग फिनोमेना होता है। और ब्रिज बॉन्डिंग फिनोमेना जनरली हमारे पास अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है या थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड एलिमेंट होता है तो वहां से ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट यानी वहां से होती है। और दूसरी बात क्या है, ब्रिज बॉन्डिंग इफेक्टिवली क्लोरीन करता है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए उतना फीजिबल नहीं है, इसलिए वो डायमराइज्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं। और आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो ऑर्बिटल गैप बहुत ज्यादा है एल्युमिनियम और आयोडीन के बीच में, और दूसरा अगर वो ब्रिज बॉन्डिंग के लिए आता भी है तो उसकी वजह से साइज जो है वो ज्यादा होता है, और साइज ज्यादा होने की वजह से ब्रिज बॉन्डिंग जो है इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि AlBr3 जो है वो मोनोमर होगा, AlI3 जो है वो भी मोनोमर होगा, लेकिन AlCl3 जो है वो डाइमराइज होता है। और फ्लोराइड्स जो होते हैं वो यूजुअली हमारे पास उनका आयनिक नेचर होता है। और इसके बाद एक और चीज है, कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास AlCl3, ठीक है, सो इफ यू हैव AlCl3, मान लीजिए आपने AlCl3 आपके पास है जो कि डायमराइज फॉर्म में है, आपने इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है। वाटर में डालने की वजह से क्या होता है कि वाटर में इसमें कंप्लेक्सेशन होता है, यानी इसको ये हाइड्रोलाइज, ये इसके साथ वाटर के साथ कंबाइन होगा, वाटर साथ रिप्लेसमेंट होने पे आपका एल्युमिनियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्टेट में आता है, यानी हमारे पास ये वाटर में बनेगा, यू विल गेट द मॉलिक्यूल लाइक दिस, ये हाइड्रोलाइज होता है कंप्लीटली, और उसके बाद आपको ये मिलता है, और ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके आपको यहां से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस AlCl3 इनसाइड वाटर, और यहां पे +3 चार्ज होता है, और +3 चार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, और एक ऑक्टाहेड्रल शेप वाटर में होता है, यानी अगर आप AlCl3 को पानी में डालोगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, यानी Al आपको मिलेगा, H2O6 आपको मिलेगा, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, यानी +3, और यहां से 3 Cl नेगेटिव के साथ होगा। इज इट क्लियर? और बात समझ में आई? तो इट इज एक्चुअली गेटिंग कंप्लीटली interacting with the water, and with the result this product is formed. Is it clear? बात समझ में आई? तो यहां से हमें जो है हैलाइड्स ऑफ द फैमिली जो है वो पता चला। अब उसके बाद अगर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड एज गैलियम, इंडियम और थैलियम। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से
नीचे जाने पे +3 जो है वो लेस स्टेबल बनेगा, +1 ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी आपको TiCl यानी TlCl बन सकता है, ठीक है। थैलियम क्लोराइड बन सकता है। थैलियम क्लोराइड अगर होगा तो आयनिक होगा। तो जितना आप नीचे जाओगे ट्राई हैलाइड्स जो है वो अनस्टेबल बनेंगे और उनमें से मोनोहैलाइड ज्यादा स्टेबल बनेंगे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और नीचे जाने पे याद रखिए आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। समझ आ रही बात? सो दिस इज the different types of the halides and the extraction of the boron. In the next lecture, we'll have the discussion of what's called as B2H6 and the different what we say on oxides, reaction with acids and bases, and what we say as borates क्या होते हैं, metaborates क्या होते हैं और pyroborates क्या होते हैं. Thank you very much.